आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की, जिसे लेकर देश में खासा बवाल देखने को मिल रहा है। खास तौर से इसे देश की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कॉलेज स्टूडेंट इसे देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। और जहां इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, वहां इसे रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आखिर देश में इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है कि किसी फिल्म के आने पर इसे प्रोपेगेंडा बताया जाता है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जो पूर्व सांसद और चेयरमैन हैं इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के। हमारे साथ अवनीश काकड़े साहब मौजूद हैं, जो एनसीपी के उपाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ अमीक अहमद जमई साहब मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। अवनीश काकड़े साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या बीजेपी द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक एक उनका दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है? नहीं, हम उनके जाल में फंसते नजर आ रहे। कैसे आपको सर? पता है? हाँ, आपको पता है कि जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2-2 3-3 बार सुनवाई हो गई। उस वक्त ये बीबीसी वाले नहीं आए कोई करने। अब उनको जी सजा तो इंडियन कोर्ट दे नहीं सकता है, सबसे छूट गए। आपको पता जी होगा बिल्किस मामले में क्या हो गया, जी वो सांसद जी जी थे उनके मामले में क्या हो गया। तो जी अब इनको चाहिए 2009 के इलेक्शन में हिंदू मुसलमान, इससे ज्यादा और कोई अच्छा मसला उनके पास हो नहीं सकता था। इन्होंने ये जानबूझकर वो करवाया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी बहुत बड़े वित्तीय घोटाले में मोदी जी सरकार है। आपको जी पता है कि नंबर 2 का जो था अडानी, हम दो और जी हमारे 2 वालों में से एक है वो जी 7वें नंबर पर आ गया। इस देश का 6.1 अरब डॉलर का झटका पहला लगा है इनको, जिसके शून्य गिन नहीं सकते, जीरो हम गिन नहीं सकते, इतना सारा झटका देश को लगा है। एलआईसी जी डूबने के कगार पर है, बैंक के डूबने वाली है। और ऐसे वक्त पे ये जो बीबीसी का लाके यूनिवर्सिटी से झगड़ा स्टार्ट करके कि उसके समर्थक जी एक तरफ, विरोधक एक तरफ, और ये बवाल शुरू करना, ये आरएसएस की फितरत है, आरएसएस की रणनीति है। उस जी रणनीति में हम अगर फंस गए तो ये समझ लो कि मुद्दे जगह पर रह जाएंगे, हिंदू मुसलमान आगे हो जाएगा। जी। अमीक साहब, आप छात्र राजनीति से निकले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि छात्रों में जिस तरह से इसको देखने के लिए एक उत्सुकता है, तो उसे लेकर के जिस तरह से पुलिस रिएक्शन कर रही है, तो वो गलत है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं पूर्णतः अविनाश जी की बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी आरएसएस की जो ये रिजीम है, मोदी सरकार के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जी चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, पूरे देश में शिक्षा का निजीकरण को आप ले लीजिए, देश में कॉरपोरेट लूट ले लीजिए, हमारी पूरी जो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी थी उसको इन्होंने सारे अपने दोस्तों में रेवड़ियों की तरह से उन्होंने बांट दी। सारे हमारी जो पीएसयूज थे वो कोलैप्स हो गए। तो इन सारे विषयों के साथ साथ जिस तरह से पूरे देश में जाति जनगणना का पूरा सवाल चल रहा है, बिहार में जाति जी जनगणना का शुरुआत हो चुका है, और आप जी जानती हैं कि 2024 के ठीक पहले राम मंदिर के दरवाजा खोलने का एक समय फिक्स हुआ है। अब जी बीजेपी आरएसएस इसको एक इंटरनेशनल ग्रैंड इवेंट बनाना चाहती है, तो उससे पहले देश में कुछ ऐसी घटनाएं होनी चाहिए कि जिससे दोबारा ध्रुवीकरण के लिए पूरे मुल्क में एक माहौल बने। शिक्षा जी पर बात ना हो, स्वास्थ्य पे बात ना हो, कॉरपोरेट लूट पर बात ना हो, जी और रोजगार पे बात ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस आइडिया को, बीबीसी ने जो फिल्म बनाने की बात बोली है, ये इस आइडिया को बहुत ज्यादा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमारे बड़े मोहम्मद अदीब साहब यहाँ बैठे हैं। मुझे याद है कि हम लोग स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तब आपने गुजरात के समय पे जो वहां का रिहेबिलिटेशन है, कमजोरों की, गरीबों की जो मदद है, अदीब जी साहब मेरे ख्याल से बहुत समय उन्होंने गुजरात में बिताया। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो अदीब भाई को मालूम है और बीबीसी में वो नहीं दिखाई गई। जो बीबीसी जी में कहा गया है, ये ऑलरेडी अदीब भाई को पता है, पूरे देश को पता है। जी, और इस देश लेकिन जो का, बीबीसी में दिखाया गया है सर, वो प्रोपेगेंडा तो नहीं है, वो वाकई हुआ है वहां पर। लेकिन उसे जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है ये, मतलब मोदी की छवि नहीं को खराब करने देखिए, वाली एक फिल्म है। मैं आपको बताऊं उनकी छवि क्या है,
उनकी छवि जो है ना वो 2024 में पता चलने वाली। जी, इनकी छवि जो है यही है, तानाशाही की छवि है, हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस उसको 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 खत्म करने की छवि है। तो छवि तो जी, नरेंद्र मोदी की अब गिरती जा रही है। हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं है। तो ये जी, दोबारा से पोलराइजेशन के लिए बीबीसी ने जो बात बोली है जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इसकी टाइमिंग है अभी, उसकी भारत में मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है। और देश का हर हिंदू जो सेकुलर है 90%, वो जी, जानता है, अविनाश जी जानते हैं कि गुजरात में क्या हुआ। जी, लेकिन ठीक है, हमारी अदालतों ने यूपीए 1 यूपीए 2 का जो समय था, अदीप भाई इस पे ज्यादा फोकस डालेंगे कि जी, उन सब सरकारों में आई हैव नो आइडिया कि उस जमाने में जो केसेस फ्रेम हुए, जो उस जमाने में जो जांचें बैठी, अब अदालतों ने उनको, शीर्ष अदालत ने उनको तो बाइज्जत बरी कर दिया है, उनसे हटा जी, दिया है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। और देश में जो बड़े विषय हैं, जी, जो बड़े विषय हैं, उससे सरकार डर रही है। सरकार को ठीक मालूम है। है कि उसका जहाज हिंद महासागर में डूब रहा है, और उसको डूबने से बचाने के लिए इन मुद्दों को जी, ये विश्वविद्यालयों के जरिए जी, प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट एक किया जा चल रहा रहा है। जी, अदीप साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की आई है पीएम मोदी की छवि को खराब कर रही है, देश में नफरत और अशांति को बढ़ावा दे रही है, ऐसा क्या वाकई है? देखिए, अमीर जामई साहब ने जो बात कही, जो कुछ बीबीसी ने दिखाया है, ये हिंदुस्तान के हर शख्स को नहीं, दुनिया को मालूम है। जी, लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन गवर्नमेंट दे रही है उसको बैंड करने का, ये हैरत अंगेज है। और ये इस वजह से है, ये मोदी साहब के लिए बड़ा परेशानी का बायस इसलिए है, ये 20-22 साल पुराना किस्सा है। ये नौजवान बच्चे जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनके लिए कोई आइडियल अगर लीडर है तो वो मोदी ही उनका एक लीडर था, क्योंकि उन्होंने तारीख पढ़ी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किन लोगों ने मेहनत करी थी। एक नया परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि साहब 70-75 साल में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, मोदी साहब हैं जो जिन्होंने नए हिंदुस्तान का एक तस्वुर दिया है। जी, मोदी की परेशानी यह है कि वो जो यंग माइंड है, उसको पता लग गया कि ये शख्स जिसको हम अपना आइडियल मानते थे, वो शख्स कुछ और है। ये वजह है कि आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो नौजवान बच्चा इस वक्त खड़ा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, जी, आज भी अखबार में पढ़ा कि बंगाल से लेकर और बंबई तक और जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और हर जगह वो बच्चा जानना चाहता है कि उसको तो अभी तक जो दिखाया गया था। अब रहा ये कि टाइमिंग की बात अभी बहुत लोग कर रहे हैं, जामई साहब ने भी कहा। देखिए, बीबीसी के बारे में मैं आप सर्च कर दूं कि वो दूरदर्शन नहीं है या किसी सरकार का इदारा नहीं है, वो जी, इंडिपेंडेंट इदारा है। आप सोचिए कि आज से 2 साल पहले आपने शायद देखा भी हो, जी, उन्होंने चर्चिल के खिलाफ जी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जो बहुत पॉपुलर हुई, और वो पूरे लंदन में नहीं, सब जगह दिखाई गई, जिसमें जी, ये कहा गया कि चर्चिल ने मास किलिंग कराई थी, फाका जदी हिंदुस्तान में करवाई थी। जी, तो आप इसकी उस मुखालफत कर उस रहे हैं इस रोक की? उस इंस्टीट्यूशन को खुद मोदी साहब ये कह चुके हैं अपनी तकरीरों में कि साहब बीबीसी की ही बात मानी जाती थी। और हमें याद है इमरजेंसी में जब हम लोग अंडरग्राउंड थे, जी, सब जगह सेंसरशिप था, छुप छुप के मार्क टुली की को रेडियो पे सुनते थे, और जी, उससे पता लगता था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा। जी, मैं ये समझता हूं कि ये जो किया गया है, जी, इसलिए किया गया है कि वेस्ट में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है आरएसएस के खिलाफ। ठीक है और सर। ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान में हमेशा हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए दी गई कि इससे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, इससे बड़ा सेकुलर कंट्री, इससे बड़ा कॉन्सेप्ट कि हम सांझी विरासत का, वो जी, हिंदुस्तान में अगर किसी ने दिया था तो गांधी और गांधी के साथियों ने दिया था।
ठीक है सर। अब हालत यह है कि यूएन में रोज बहस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक फासिस्ट फोर्सेस खड़ी हो गई है। ये जो रोज का तमाशा है, इसने वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कहा कि अब इनको बताओ कि भाई हिंदुस्तान में इस वक्त हुकूमत का कौन कर रहा है। मैं इन सब चीजों से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि ये डाइवर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। डाइवर्ट करना अगर होता तो मोदी साहब ये हरकत नहीं करते कि उसे बैंड कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। ये ठीक है सर। डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो एक जी कानून ले आए हैं कि साहब हम किसी भी चीज को जिसको ये कह दिया जाए कि ये झूठी है, हम उसको बैंड कर देंगे। जी ये झूठी ठीक है कहाँ सर। से है? इसलिए कि दुनिया जानती है, क्योंकि अगर ये नहीं था, और आप देखिए हालत क्या हो रही है कि इसके यानी बिल्किस बानो को के कातिलों को छोड़ दिया। 2 दिन पहले 22 मुलजिमों को छोड़ दिया जिन्होंने 17 लोगों को कत्ल किया था। क्या जी ये वेस्टर्न वर्ल्ड देख नहीं रहा है? मेरा खुद तजुर्बा है। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। वहां एक जर्मनी के प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि मिस्टर अदीब, आर यू मुस्लिम? मैंने कहा यस। आर यू सेफ इन इंडिया? मैंने कहा बिल्कुल। कहा कि वी हैव सीन द हिटलर एंड वी नो व्हाट इज द फासिज्म। जी मुझे इंटरनेशनल बताया लेवल गया पर है एक कि छवि। जी क्रिश्चियंस और ठीक है। मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। ये सरकारें ठीक नहीं है। बोलती हैं, इसलिए कि उनके जी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। लेकिन ठीक है। पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं कि हिंदुस्तान अब वो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है ये उसका सर। रिएक्शन है। जी जी। काकड़े साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो मोदी इसी बीबीसी को सबसे ऑथेंटिक एजेंसी बताया करते थे और सरकार को घेरते रहते थे। मगर जब खुद केंद्र की सत्ता पर बैठे और उनके खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, तब उन्हें वो गलत लगती है और सरकार रोक लगाती है। तो ये कैसी दोगली राजनीति है? देखो, थोड़ा सा मैं अदीब साहब से पूरा रिक्वेस्ट के साथ मैं माफी चाहता हूँ उनसे। हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, मगर मैं आरएसएस को थोड़ा ज्यादा पढ़ता हूँ। आरएसएस एक तरफ आपको देखा होगा कि हिटलर को फॉलो करती है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ में दोस्ताना संबंध रखना चाहती है। ये आपको हर वक्त कंफ्यूज रखेगी, हर वक्त। देखो, मजदूर रोए सड़क पर आकर, किसान रोए सड़क पर आकर, सरकारी नौकर रो रहे हैं, अग्निवीर रो रहे हैं, पूरा देश रो रहा है। अब इसमें करने लायक, बताने लायक कुछ नहीं है इनके पास में। जी इनको सिवाय हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी इशू आए होंगे, कभी हिजाब आया, कभी पर्दा जी आया, कभी 3 जी तलाक आया, कि भाई बिद्दत तलाक आया, इनके हर वक्त जैसे इशू बदलते उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। जी गुजरात का जो था मामला, वो गुजरात मामला जितना प्रचारित किया गया, उससे क्या हुआ मालूम है? ये जो गुजरात का हिंदू हृदय सम्राट बन गया। ये नफरती जो आदमी है वो हिंदू हृदय सम्राट बन गया। इसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसकी पूरे देश जी में ना दुनिया में कोई हैसियत थी। दुनिया में इसको एंटर नहीं करने दिया गुजरात के बाद में। जी दुनिया जी को सब गुजरात है मुझे बात। हमारे जी बच्चों को भी पता है। मगर अभी देख लो कि बच्चे आमने सामने आ गए। आप समझ लो जी, इस लेकिन बात को। नुकसान तो हमारे नौजवान पीढ़ी का हो रहा है ना सर नौजवान इसमें। होगा, इसलिए इसलिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इन्होंने देखो, वो लाल सिंह से अभी यात्रा में नहीं आए। राहुल गांधी जी की यात्रा में उनका समर्थन था, यात्रा में उनको एंटर नहीं करने दिए, क्योंकि आपको जी आसिफा जो थी, आसिफा, उसके लिए वो झंडा मार्च निकाला था, वंदे मातरम और भारत माता की जय और क्या क्या उसने नारे लगाए थे। ये जी ऐसे लोग जिनको अगर आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो, ऐसे इश्यू जिसको प्रोजेक्ट करना, बच्चों को समझा के क्या, उनको समझा हुआ है। आपने देखा होगा, कश्मीर पिक्चर आया था, कश्मीर फाइल पिक्चर आया था, क्या हुआ लेकिन उसका? सर उस पर तो रोक नहीं लगाई, उसको तो प्रोपेगेंडा के तौर पर नहीं बताया गया, उसे कहा गया कि बच्चे बच्चे को दिखाना चाहिए। उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? लेट मी कंप्लीट। मैंने वो किया, मैंने वो जी बात उस वक्त भी किया। ये थर्ड क्लास पिक्चर है, पूरी दुनिया में किया, जितने हम लोग थे हमने किया। मगर उसको जी वो मैंने प्रेशराइज करके, आपको पता है, मैं कई आरएसएस के लोगों को बता देता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि जिन्होंने वो पिक्चर डाउनलोड किया है, जो बीबीसी ने रिलीज किया, और वो खुद वायरल कर रहे। क्यों कर रहे वायरल वो खुद को? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में पंगा हो जाए कहीं ना कहीं। आपने हर वक्त जी देखा होगा, जो दिल्ली में पंगा हुआ था, कोई किसने पत्थर मारा था मस्जिद पर?
तो इनके मोर्चा का आदमी था जिसने पच्चर मारा था, बाहर निकला और जी वो वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा। पकड़े कौन गए? मुसलमानों को पकड़ा गया। जी जी जो एक्शन हुआ अगेंस्ट किसके हुआ? मुसलमानों के हुआ। वहां से प्रोसेशन क्यों निकल नहीं दिया? दिन भर बजरंगबली के प्रोसेशन वहां से निकल रहे थे, वो किसने जी परमिशन दिया? अमित शाह जी ने जी परमिशन दिया। ये जानबूझ के करते हैं मैडम, इसको समझने की जी जरूरत है। और ये जी जानबूझ के करके ये क्या है, अपना पैतरा बिछा देते, अपना अखाड़ा तैयार कर देते। उस अखाड़े में हम अगर उनके दांव से उनके समय पे लड़ने लग जाए जी तो हम लेकिन इनके सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच बोलना छोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये तो नहीं है। 100% सच बोलना चाहिए, मगर जी उसके पीछे ठीक का है जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये जी मुझे लगता है। देखो मेरे से जी ज्यादा अदीप साहब का तजुर्बा है, मगर इनको जी पता है कि जो मंदिर खुला था, राम मंदिर के जी ताला खोला गया, राम मंदिर में मूर्तियां बैठाई गई, वो जी 3 तलाक वाले इसमें जो शाहबानो केस में जो निर्णय दिया गया, इसका फायदा फंडामेंटलिस्ट को हुआ है। चाहे वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हो, चाहे वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो, इनको फायदा हुआ है। ठीक है और अदीप जी साहब जैसी सेक्टर ताकते जो है वो बैकफुट पे आ गई। ये सच है कि जी नहीं है? ठीक है सर। मिक्स अप में जो इमरजेंसी में भी कई तरह की सेंसरशिप थी, जिस तरह से सरकार आज आवाज दबा रही है, ये इमरजेंसी की याद को ताजा नहीं करती है मिक्स अप? देखिए, हमारे देश में, दरअसल हमारे देश में डीएनए नहीं है कि वो किसी भी तानाशाह को एक्सेप्ट करे। हमारे भारत के लोगों में इंदिरा जी ने जब किया तो उनको जो उसका जो फल है ना, वो चुकाना पड़ा। एक विद्रोह हुआ भारत के लोगों में और इवन प्रेस के लोगों ने। कुलदीप नैयर साहब गुजर गए, हमारे देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे। ऐसे सैकड़ों लोग जो पार्लियामेंट के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने अपना सीना खोल के, प्रेस हमारे ब्लैक छपते थे, ब्लैक छपते थे। मतलब अब तो खैर झूठ छपता है, छपता तो है, उस वक्त जी तो कुछ भी गुजरात नहीं दंगों छपता, में तो लेकिन ब्लैक उल्टा छप रहा होता था। नजर आ रहा है। आप सीतलवाड़ा को देख लीजिए देखिए या आप, संजीव भट्ट को हाँ, देख लीजिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इमरजेंसी में जिले में सैकड़ों सैकड़ों लोगों को 3-3 साल के लिए जेल डाला गया, जी राइट। लेकिन भारत के लोगों ने जब वो खड़े हुए इसके खिलाफ, तो उस रिजीम का अंत हुआ और एक जी जेपी 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 मूवमेंट का शुरुआत हुआ, जिसमें पूरे देश में आज जो हमारे क्षेत्रीय दल के जो जो लीडर्स हैं, वो लोग उससे जी निकलकर साथ में आए। तो जी अभी जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, वो इमरजेंसी का प्रोमो भी नहीं कर रहे हैं। जी उसके बावजूद उनके खिलाफ पूरे देश में जो उनकी लोकप्रियता बिल्ड की गई थी 14 में, जी वो आज कोलैप्स कर चुकी है। जी आप आर्थिक मोर्चे पर फेल हो, आप जी कृषि नीति के मोर्चे पर फेल हो। आपने कहा था, इस देश के लोगों से वादा किया था कि जी आप 2 करोड़ की नौकरियां हर साल देंगे। जी लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बोला कि हम 50 लाख नौकरियां दे पाए। जी आपने बोला कि फौज में जिस तरह से आपने ठेके पे नौकरी शुरू किया, ये जी भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ था कि जो नौजवान ये जज्बा रखता है कि अपने मुल्क के लिए, मादरे वतन के लिए वो शहीद होगा सरहद पर, उसको जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे 4 साल में रख के फिर उसको आप सड़क पे भेज देंगे। उसके जी परिवार, उसकी जिंदगी के साथ आप इस तरह का, तो ओवरऑल क्या है, जो अविनाश जी भी आपको उस बात को पकड़िए, इस मुल्क में कोई चीज परमानेंट तो होती नहीं है। जी लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो अंत है वो शुरू हो चुका है। वो मीडिया का एक सेक्शन है, कुछ जी एंकर और एंकरनियां हैं जी जिनकी बुनियाद पे उनकी पॉपुलैरिटी बिल्ड है। और जी धीरे धीरे जैसे वो झूठ झूठ कम होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 में बहुत बुरा पॉलिटिकल हशर होने वाला है। मुसलमानों को छोड़िए, जी पूरे देश में जो SC ST ओबीसी है, वो कह रहा है जी जाति जनगणना तो हमको चाहिए ही चाहिए, जिससे ये जी पता चले कि हमारी शिक्षा पर, हमारी हमारी वेल्थ में, हमारी नौकरियों में, हमारे देश के इस डिप्राइव सेक्शंस का तादाद कितना है, सरकार नहीं चाहती है। जी तो ठीक इसलिए लोगों का जो पैटर्न है सोचने का बदलने के लिए, बेशक मैं कह रहा हूं बीबीसी की जो बात है 100% सच है, नो जी डाउट। बट ये बात ठीक भारत का हर हिंदू जानता है कि ये फाशिस्ट कौन है भारत के अंदर। जी लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी से चुने हैं, और जी कांग्रेस का जो रिजीम था यूपीए 1 यूपीए 2 का, मुझे नहीं मालूम है कि जो जी केसेस की तैयारी थी, जो जांच की तैयारी थी, उसमें क्या खामियां थी। हम ये कहेंगे कि पूरा विपक्ष जी
कलेक्टिव जो कॉन्शियंस था हमारा, हम फेल्ड हुए उसको फ्रेम करने में। जी तो हाई अदीप कोर्ट से साहब, छूटते रहे, सुप्रीम जी कोर्ट जी छोड़ते रहे। जी अदीप साहब, पूरा फ्रेम जो रहा वो विपक्ष इसमें फेल रहा है, और जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्री भी आई है इस पर आंशिक रूप से जैसे रोक लगाई है, तो आपने भी सुना होगा बहुत से ऐसे कट्टरपंथी हिंदू साधु संत हैं, जो संगठन है, जो जहर बोलते हैं दूसरे समाज के खिलाफ, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के बजाय हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। सरकारों को ये सूट करता है तो इस पर खामोश रहते और देखते रहना ही क्या सिर्फ विपक्ष का काम रह गया है? हाँ देखिए, अभी मैं तो अविनाश जी की बात का जवाब दे दूं कि मैं उनकी बात से सहमत हूं कि आरएसएस क्या कर रही है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा इस फिल्म को आने के बाद आरएसएस को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। जी पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि भाई आरएसएस जो है, ये दुनिया को पता लग गया है कि जी भाई आरएसएस एक फासिस्ट फोर्स है और वो वायलेंस पे बिलीव करती है और हिटलर की आइडियोलॉजी को मानती है। ये जी अभी परसों के ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ने बोला है, जी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ने, जो उनकी यानी जो खुद ही लिबरल पार्टी के नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी ने कहा। तो जी अब आरएसएस अगर ये कराती तो अपनी खबर और खोती। ये आरएसएस अपनी कब्र खुल रही है उनकी, इसी वजह से आप देखती होंगी कि अक्सर आप पढ़ती होंगी कि वो मुसलमानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं मस्जिद में जा रहे हैं। अभी भी जी मैंने सुना कि कुछ दानिश्वरों के साथ फिर बैठक शुरू की, और मोदी साहब को खुद ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप किसी के खिलाफ इतना मत बोलिए। जी ये मुसलमानों मोदी के साहब खिलाफ ने गलत बयानबाजी ना करें। जी अभी कुछ दिन पहले अपनी उसमें कहा है, जी पार्टी की मीटिंग में, जी जो आदमी एक लफ्ज न बोला हो, जब उससे कहा जाए कि इतना बड़ा मैसेकर जी हुआ गुजरात में, आपको दुख हुआ, तो उन्होंने जी कहा कि गाड़ी के आगे अगर कोई पिल्ला आ जाए और मर जाए तो तकलीफ होती है। जो जी आदमी ये जबान बोलता हो जी वो हमारी वजह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जी उन्हें मालूम है कि जी हमको इस्तेमाल करके उन्होंने इतनी पावर हासिल की। हम तो, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इस मुल्क में सेकुलर हिंदू इतनी बड़ी तादाद में है, जी उसकी मिसाल हमने राहुल गांधी की यात्रा में देख ली। राहुल जी गांधी कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, जी कोई उनमें ऐसा करिश्मा नहीं था, लेकिन जी हिंदुस्तान की जनता को ये पता था, घुटन महसूस हो रही थी। वो एक जी शख्स निकला और उसने आवाज लगाई, पूरा जम गफीर उसके साथ इकट्ठा हो गया। मैं तो जी राहुल गांधी का जो कल की और परसों की जो मैंने कश्मीर की रैलीज देखी है, मैं उसका बहुत एहसानमंद हूं कि कश्मीर को मोदी और शाह ने हिंदुस्तान जी से अलग कर दिया था। जी आज सबसे बड़ा कारनामा राहुल गांधी का ये है कि वहां का नौजवान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये बड़ा काम हुआ है। तो ये जी चेंजेस हो रहे हैं। अमीर साहब ने बात कही, बिल्कुल हमें भी ये उम्मीद है कि शायद, लेकिन बहुत आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि दौलत के अंबार लगे हुए हैं, किसी में हिम्मत है। अभी सबसे पहले अविनाश जी ने जिक्र किया एक महाजन का जिसके लाखों रुपए एक दिन के अंदर करोड़ों खरबों का नुकसान हुआ है। जी कोई मुमकिन था कि किसी और कारपोरेट के साथ ये बेईमानी होती और उस पर एक्शन नहीं होता? जी तो ये सारे वजूहात खड़े होंगे, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो आरएसएस ने बनाई है। नहीं, ठीक आरएसएस है को सर, नुकसान हो रहा है इसमें। ठीक नहीं, है। आरएसएस को ये नहीं जी कहा गया है कि आरएसएस ने बनाई। जी आरएसएस, मोदी नहीं नहीं, साहब को आज वो तबका, जो नौजवानों का तबका, जो 20 22 25 साल का, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, जी उसको मोदी का चेहरा पहली बार दिखाई पड़ा। हम सब लोगों को मालूम था, इन बच्चों को जी क्या मालूम? ये जी बच्चे क्या जाने कि जवाहरलाल नेहरू कौन चीज थे? इनको क्या मालूम कि जयप्रकाश नारायण क्या थे? इनको क्या जी मालूम कि ये वो लोग थे जिन्होंने 10-10 साल जेलों में गुजारे? इनके लिए तो ठीक है। सबसे बड़ा देशभक्त वो है जो 17 महीने या 18 महीने इमरजेंसी में जेल चला गया। जी वो सबसे जी बड़ा काफी देशभक्त।
जी, काकड़ी साहब, जिस तरह से ये गुजरात दंगों के जरिए मोदी आज देश के पीएम बने हैं, उनकी छवि मियाओं को ठीक करने वाली रही है, जिसे उनके फेवर में हिंदू वोट पोलराइज भी होता है। डॉक्यूमेंट्री की जितनी चर्चा होगी वो बीजेपी को क्या सूट नहीं करेगी, ऐसा भी है? बीजेपी को 100% सूट करेगी। ज्यादा लोग पोलराइज होके उनके फेवर में चले जाएंगे। जो बोल रहे हैं हम लोग कि बच्चों को पता नहीं था, हमसे ज्यादा पता है। सावरकर का नाम उन्होंने लिया, सावरकर की बुराइयां ढूंढ के बच्चों ने निकाली। उन्होंने हेडगेवार और उनका नाम लिया, गोडसे का, बच्चों ने ढूंढ के निकाली। इंटरनेट वाला जो जमाना है बहुत विचित्र है। 4 बातें शॉर्ट में बोल के मैं समाप्त करूंगा कि वो कोर्ट पे अटैक क्यों कर रहे, बार बार कोर्ट पे अटैक क्यों कर रहे हैं। 49 लाख 2014 में 49 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी 211 लाख करोड़ का कैसे कर्जा हो गया, इसके ऊपर जवाब नहीं देना है उनको, कोई पूछेगा नहीं। तीसरा है, ये बागेश्वर वाला मामला क्यों आया था, ये ट्रिक करने वाला बाबा क्यों किया गया, और सारे चैनल में जितने ब्राह्मण हैं वो सारा उसका फेवर क्यों कर रहे थे। ये डिस्कोर्स बना रहे मैडम, ये इसको देश को राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। आपने देखा होगा मोदी जी का कि मैं वो भोपाल के सांसद को कभी माफ नहीं करूंगा, क्या किया, और ज्यादा जाके कल वो वहां बेंगलोर में स्टेटमेंट दे रही है, पूरे कर्नाटक में स्टेटमेंट दे रही है, जगह जगह जाके स्टेटमेंट दे रही है। ये इनका तरीका है लड़ने का, ये इनका तरीका है आपको ये क्या बोलते हैं उसको मुगालत में रखने का, या आपको कंफ्यूज करने का तरीका है। में रखने का। जी जी, नहीं समझोगे तो आप इनसे लड़ नहीं सकते हो। ठीक है सर। अमीक साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि देश की न्याय व्यवस्था पर ये सवाल उठाने वाली मूवी है, तो वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है? देखिए, हम आपको शायद याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस थे, 3 सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर। उन्होंने बोला कि ये जो हुकूमत है वो चाहती है कि वो जैसा चाहते हैं हम वैसा चले। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि समय समय पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में करने की, न्यायपालिका को घुटने पर लाने की कोशिश करी है। जी। और अभी भी जो कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके जो जुडिशियल, जिसमें सरकार और अपना अधिकार चाहती है कि उसका कंट्रोल ज्यादा हो जजेस के चुनाव में, उसके जरिए भी कोशिश हो रही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला है, जैसे राम मंदिर के मामले में फैसला है। जी। अब मैंने आपसे कहा, मैंने एक सवाल छोड़ा है कि जो लोग उस वक्त हमारी हुकूमतों में थे, जिनके हाथ में सीबीआई था, जिनके हाथ में पुलिस था, जिनके हाथ में एसआईटी था, जिनके हाथ में, तो ऐसी कोई तैयारी क्यों नहीं हुई कि आप उनकी जो जो केस था आप ऐसा बिल्ड करते कि वो कहीं पे जिम्मेदार ठहराए जाते। तो आप अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बाइजर छूटते रहे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा जो हुआ है। जी। बट कोई दस्तावेज नहीं मिले तो मुझे लगता है कि उस वक्त की जो सरकारें थी वो भी उतनी ही मुजरिम है जितनी की मुजरिम ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए, एक अदालत और भी है, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक अदालत है ईश्वर अल्लाह की अदालत। जी जी, ठीक है सर। उसमें आप वो चेहरे पर पॉलिश लगा के मशरूम खा के उसको आप छिपा नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है सर। अदीप साहब, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि अब वक्त की मेरे पास कमी है। ऐसे हालात में जब न्याय व्यवस्था को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो अब ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका। बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं, और मैं लीगल ओपिनियन ये ले रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जी या तो इस फिल्म को बैंड करे, जी, और अगर बैंड नहीं करती है तो फिर रीओपन करे उस इश्यूज को जो उसने इग्नोर किए हैं या उसको नहीं बताए गए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये मुकदमा फिर से शुरू करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करे। हुकूमत हिंद इसको नहीं कर सकती है, और ठीक है वो सर, बहुत किसी बहुत शुक्रिया आपका। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। इसके ऊपर अपने लोगों से बात कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करूंगा कि अगर बैन करना है तो सुप्रीम कोर्ट करे, हुकूमत हिंद
कोई इस तरीके का ठीक है सर, इस मेरे तरह पास का वक्त की कमी नहीं है, कर हम सकते। आने वाले वक्त में इस पर और बात करेंगे। और आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया।